अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब की तरफ से एक अहम बयान सामने आया है और उनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब जो जिन शख्सियात के हवाले से वो इंतकामी कार्रवाइयों का अंदिया दे रहे थे और ये मुतालबा कर रहे थे कि इन शख्सियात के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब मियां नवाज शरीफ साहब उस हवाले से कोई बयान जारी नहीं करेंगे, कोई मुतालबा नहीं करेंगे, बल्कि वो मुल्क की तरक्की की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल रखेंगे। नहायत अहम बयान है और बहुत से तजियाकार जो ये दावा कर रहे थे कि मियां शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन में ये पैगाम भिजवाया गया है कि वो जो साबिक आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब और जो DGISI साबिक थे फैज़ हमीद साहब, इनकी जो एहतसाब के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब का मुतालबा था वो इससे पीछे हट जाएं। तो इस हवाले से मैंने आपको ये बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को ये तो ज़रूर कहा गया है कि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ जो वो मुतालबा कर रहे हैं कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उससे वो पीछे हट जाएं। लेकिन जो साबिक DGISI हैं फैज़ हमीद साहब, उनके हवाले से अंडरस्टैंडिंग मौजूद है मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान और जो इदारे हैं उनके दरमियान। मज़ीद ये कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये भी मुतालबा था कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब और जो साबिक चीफ जस्टिस हैं आसिफ खोसा साहब और साबिक जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इन्होंने जिस तरह से चलते हुए मुल्क को जिस तरह से बहरान का शिकार किया है तो ये भी किसी माफ़ी के काबिल नहीं है। तो आइंदा मेरी ये राय है कि इन शख्सियात के खिलाफ जो कार्रवाई है वो हो सकती है, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कम से कम मुझे बचते दिखाई नहीं देते। जबकि कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से जो इदारे हैं उनका मियां नवाज शरीफ साहब को यही पैगाम है और पहले भी उन्होंने यही मियां नवाज शरीफ साहब से कहा था कि कमर जावेद बाजवा साहब को आप छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने एक तो ये है कि उन्होंने अजाला तो किया है ना अपनी गलतियों का। इमरान खान साहब को जिस तरह से उन्होंने हटाया, जिस तरह से वो लेके आए थे, बल्कि उससे बुरे तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब को हटाया। और दूसरा ये कि मसला जो है इदारे का वो जनरल जो साबिक हैं कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ, उनका नहीं है, लेकिन मसला जो है वो ओहदे का है, आर्मी चीफ के ओहदे का है, जिससे अगर कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ रियासत कोई भी कार्रवाई करती है तो फिर जो आर्मी चीफ का ओहदा है वो कंप्रोमाइज़ होता है और उसके ऊपर फिर उंगलियां उठेंगी। तो इसी वजह से जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो चाहे बयान दें चाहे ना दें, लेकिन जो मामलात हैं अगर आप 2-3 दिनों में सूरत हाल देखें तो उसकी जो सिमत है वो मुतय्यन होने जा रही है और जो मामलात हैं एहतसाब के वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जैसे ही उन्होंने हल्फ उठाया, पहले उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला उठाया, उसके बाद उन्होंने जो फैज़ाबाद धरना केस था, नज़रसानी केस था, क्योंकि धरना केस पे तो वो फैसला दे चुके थे, अब नज़रसानी केस आना था तो उसी को ही उन्होंने उठाना था। पुराना केस था, 4 साल हो चुके उसको, लेकिन कोई वजह तो है उसको उठाने की। और अब जैसे उन्होंने कहा है कि जो मैंने फैसला दिया था आप लोगों ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्या वो फैसला दुरुस्त नहीं था? उस हवाले से नज़रसानी की जो अपीलें थी वो जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने वापस ले ली, जिनमें जो वजारत दिफा है, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो है, पैमरा है और जो वफाक है। तो उन तमाम की तरफ से जो नज़रसानी की दरखास्तें थी वो वापस हो चुकी। तो इसका मतलब यही है कि जो पहले जो जज थे और फिर चीफ जस्टिस बने काजी फाइज ईसा साहब, और उन्होंने जो
केस का फैसला दिया था, फैजाबाद धरना केस का, और उनके साथ जो रिटायर हो गए जज जस्टिस मुशीर आलम साहब, ये 2 रुकनी बेंच था। तो उन्होंने फिर दुरुस्त फैसला दिया था और उन पर फिर उंगलियां उठी कि इन्होंने ये दुरुस्त फैसला नहीं दिया। फिर जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं उन पर रेफरेंस हो गया इसी फैसले की बिना पर, क्योंकि फैज़ हमीद साहब पर उंगलियां उठी थी, वो साबिक DGISI थे। धरने में जो भी मामलात हुए, जो मुआहदा हुआ, उस पर साबिक DGISI फैज़ हमीद साहब के दस्तखत थे। तो उसके बाद अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने जब हल्फ लेते ही ये केस उठाया है तो और कार्रवाई का अंदिया दिया है और हुक्म दिया है कि इसके जो भी फैसला था उस पर कार्रवाई करें, और वफाक ने कहा कि वो 2 महीने में आपको रिपोर्ट देंगे इस हुक्म के हवाले से। और फिर जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं उन्होंने कहा नहीं, 1 महीने में ही जो मेरा फैसला है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और रिपोर्ट पेश करें। तो अब ये मामला 1 नवंबर को दोबारा से शह सुर्खियों में आएगा। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फैज़ हमीद साहब हैं उनके लिए खासी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ऊपर ही उनका नाम है। जो मुआहदा हुआ था रियासत और जो TLP है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान, और जो नवाज शरीफ साहब हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो बयानात दें एहतसाब के हवाले से या ना दें, रियासत कार्रवाई कर रही है ना। और इस तरह के इनके जो अहम शख्सियात हैं, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट में हैं या नून लीग की पार्टी में हैं, वो ये कह रहे हैं कि PTI हो या दीगर लोग हों, फैज़ हमीद साहब हों, तो इनके खिलाफ कानून जो रास्ता अपनाएगा हम उसको मानेंगे। तो ये पहले जो केसेस हुए थे नून लीग के, तो उनको तो वो नहीं मानते थे। अब यही जो बयानिया है, इसका मतलब तो यही है कि कानून जो है वो कार्रवाई करेगा इनके खिलाफ। तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बयानिया तब्दील कर लिया है। जो उनकी डायरेक्शन है वो वही है जो उनकी थी कि इनके खिलाफ एहतसाब हो, और मामलात कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सेटल हो चुके हैं कि बाजवा साहब को छोड़ के बाकी जितनी भी शख्सियात हैं जिनके हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब डिमांड करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इमरान खान साहब के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब डिमांड करते थे, मियां नवाज शरीफ साहब की मानी गई। इमरान खान साहब नाअहल हुए अभी साइफर केस में, आइंदा भी मुश्किलात है उनके लिए। मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे इलेक्शन लेट हो रहे हैं। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से केसेस का मसला था, केसेस ख़त्म होने चाहिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 100 बिस्मिल्लाह। उसके बाद जो मामला है फैज़ हमीद साहब का, फैज़ाबाद धरना केस खुल चुका है, लेकिन जो मामला नहीं खुलेगा वो बाजवा साहब का होगा। तो आइंदा आने वाले दिनों में सियासत जो है वो उरूज पे होगी। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो कहा जाता है, अभी भी जो PTI की जो लीडरशिप है और जो सपोर्टर्स हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान 21 अक्टूबर को आ जाएंगे। उनका यही कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को नहीं आएंगे, तो मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने आना ही आना है। चलें ठीक है, 21 को नहीं आते तो वो 22 को आ जाएंगे, 23 को आ जाएंगे, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से यही खबर है, नून लीग के जराए भी यही कहते हैं कि 21 अक्टूबर तक वो पाकिस्तान आ जाएंगे। और इसके अलावा अहम खबर कि जो साबिक DG FIA हैं और वो भी जो फैज़ हमीद साहब हैं उन्हीं के ही वो रगड़े खाए हुए हैं उन्होंने। तो आखिरकार अब उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है, बाज़ाब्ता तौर पर उसका नोटिफिकेशन भी पार्टी ने जारी कर दिया है। और वो सिंध में 12 रुकनी कमेटी है मुस्लिम लीग नून की, उसके वो कन्वीनर बनाए गए हैं। और उस कमेटी में जो साबिक गवर्नर थे नून लीग के सिंध के मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और उनके साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब, और इसके अलावा निहाल हाशमी साहब शामिल हैं। तो ये जो कमेटी है ये मरियम नवाज शरीफ साहब की सिंध में उन्होंने आना है।
तो उसके हवाले से इंतजाम करेगी। और फिर उसके बाद जो मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान 21 अक्टूबर को आना है, तो उस हवाले से भी अहम इकदाम वो करेगी। और जिस तरह से कारकुनों को लेकर आना है मीनार पाकिस्तान, तो उसके तमाम जो मामलात हैं वो कन्वीनर की हैसियत से जो बशीर मेमन साहब हैं वो देखेंगे। और इसके अलावा मैंने आपसे एक और बात शेयर की थी कि जो रियासत है वो अफ़गानियों को पाकिस्तान से जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम हैं उनको अफ़गानिस्तान भेजने के लिए अब इंतजाम कर रही है और कार्रवाइयाँ सख्त से सख्त हो गई हैं। और जो अफ़गान हैं उनको जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है उनको 1 महीने की डेडलाइन दी गई है। अगर वो अपने जो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स हैं या वीज़ा है वो नहीं दिखाते तो फिर 1 महीने की डेडलाइन के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें पाकिस्तान से बेदखल कर दिया जाएगा। और रियासत का ये मौक़िफ़ है और इसमें हकीकत भी है कि जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गानी यहाँ पर मुकीम हैं वो गैर कानूनी तौर पर डॉलर की स्मगलिंग में मुलविस हैं और ये रिपोर्ट FIA ने दी है। और मज़ीद ये कि ये जो संगीन वारदातें हैं उसमें भी ये मुलविस पाए गए हैं। इसके अलावा ये जो अफ़गानी हैं ये 9 मई के वाक़यात में भी इमरान खान साहब के जो इन्होंने वाक़यात करवाए उन जत्थों में भी ये लोग शामिल थे। तो इस हवाले से आपको मैंने खबर दी थी कि जो अफ़गानी हैं इनके हवाले से रियासत सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जो रियासत है वो स्मगलिंग के हवाले से भी जो सख्त कार्रवाई है वो करने जा रही है। और अब एक बड़ा फ़ैसला किया गया है और हम में से बहुत से लोग हैं जो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्मगल्ड कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं आ रही है। और ये फ़ैसला हो चुका है कि जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है उसके ज़रिए पाकिस्तान को सालाना 185 अरब रुपए का टीका लगाया जा रहा है। तो अब जो टायर्स हैं और इसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स हैं और जो फैब्रिक्स हैं, जो भी मसनूआत हैं, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। और अब ना तो आपको पेशावर बाड़े या पिंडी बाड़े से कॉस्मेटिक्स की जो स्मगल कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं वो मिलेंगी, ना आपको गड्डियां दे टायर लभणगे और ना आपको कपड़ा मिलेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जो पाकिस्तानी हुकाम हैं वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट्स हैं अवाम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आते हैं हम लोगों की खुद की ख़राब की हुई हैं, बहुत से ममालिक हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और हमने बाहर की प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर करके ना अपनी करेंसी का बेड़ा गर्क कर दिया। तो आदत अपनानी चाहिए, हम सबको अपनानी चाहिए, मुझे अपनानी चाहिए। तो लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये है कि स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए उन चीज़ों का। तो उसके लिए भी जो पैरामीटर्स हैं वो हुकूमत को उसके हवाले से सेटल करने चाहिए। और एक और ख़बर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से ट्विटर पर मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने जो है वो नून लीग के साथ धोखा किया है, वो डबल गेम कर रहे थे, वो बाजवा साहब के साथ मिले हुए थे, वो फैज़ अमीन साहब के साथ मिले हुए थे, उन्होंने नून लीग के साथ धोखा किया, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा किया। धोखा शोखा उन्होंने नहीं किया। आज वो नून लीग के को सपोर्ट नहीं करते, उनके बयानियों को सपोर्ट नहीं करते, तो आज वो क्या कहेंगे कि वो ठीक नहीं है और वो डबल गेम करते रहे। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता और ना मैं कोई ब्लाइंड सपोर्टर हूँ नून लीग का। मुझे जो ठीक बात लगती है मैं वो ज़रूर कहता हूँ, अगर मुझे गलत बात लगती है मैं वो भी कहता हूँ। मैंने हमेशा इसहाक डार के साहब के हवाले से बात की है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को वजारत ख़जाना की सीट से इस तरीक़ेकार के तहत नहीं हटाना चाहिए था जिस तरीक़ेकार के तहत उन्हें हटाया गया। ये एक इंसल्टिंग वे था जिस तरीके से मिफ्ता इस्माइल साहब को
हटाया गया। मिफ्ता इस्माइल साहब भी मेरे रिलेटिव नहीं है, इसहाक डार साहब भी मेरे रिलेटिव नहीं है, लेकिन अगर तरीके से एक इंसाफ की बात की जाए तो मिफ्ता इस्माइल साहब कहीं ना कहीं ठीक हैं, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जब वज़ीर ख़जाना थे तो इसहाक डार साहब उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल्स लिखवाते थे और वो इनके ख़िलाफ़ बात भी करते थे। वो ठीक है कि कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे पार्टी के कि आप ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो है कि इसहाक डार साहब मुखालफत तो करते थे मिफ्ता इस्माइल साहब की, और जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बने तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि इब क्या हुण मैं वेखांगा, और फिर उन्होंने फिर इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया। ठीक है कि एक हद तक तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए तनकीद भी नहीं होनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब गलत हो सकते हैं, लेकिन टिट फॉर टैट वाली सूरत हाल हो जाती है। तो मिफ्ता साहब को मेरा ख्याल है उनको वज़ीर ख़जाना उन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि नून लीग ने वहाँ पर गलती की और उससे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ, और फिर IMF से जो डील है वो भी लेट हुई, और फिर आखिरकार इसहाक डार साहब को भी तो उन्हीं डिमांड्स पे ही जो IMF ने की थी उसी पर ही डील करनी पड़ी है ना। और मैंने हमेशा ट्विटर पे बात की कि भाई मिफ्ता साहब को रहने दें, लेकिन बहुत से भाई हैं वो नाराज़ हो जाते थे। और जो फैज़ाबाद धरना केस है उसमें जो बातें खुलकर अब सामने आ रही हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से जो मैंने अभी बात की कि वो जी खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से डबल गेम कर रहे थे, डबल शबल गेम वो कोई नहीं कर रहे थे। सारा वक्त हमें भी याद है वो कितनी बुरी सूरत हाल थी। वो वज़ीर आज़म की सीट पर बैठे हुए थे और ख़ासी परेशानी थी, कोई उनकी बात नहीं मान रहा था, हुकूमत मफलूज हो चुकी थी। और आपको पता है कि किसने हुकूमत मफलूज की हुई थी? फैज़ हमीद साहब सारा कंट्रोल कर रहे थे, पुलिस को वो कंट्रोल कर रहे थे, फ़ौज उनकी थी, सिविल इंतज़ामिया उनके अंडर थी। तो फिर कैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक बेबस वज़ीर आज़म थे। और मुझे याद है कि जो जाहिद हामिद साहब थे जो उस वक्त वज़ीर कानून थे वफाकी, उनके हवाले से ब्लैकमेल किया जा रहा था कि ये इस्तीफ़ा देंगे तो फिर ये फैज़ाबाद धरना हटेगा, ये इस्तीफ़ा दें तो फिर हम सोचेंगे। और दूसरी तरफ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई थी तो उस वक्त कह रहे थे साबिक हमारे जो भाई लोग हैं कि आप बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करें। बातचीत के तहत तो नहीं मामलात हल हो सकते थे, हुकूमत को ब्लैकमेल किया गया था। मुझे याद है कि खाकान अब्बासी साहब बार बार ये बयानात दे रहे थे कि किसी जत्थे के ज़ोर के ऊपर या किसी धरने की बेस पर किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो इस्तीफ़ा दे, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या कोई भी वज़ीर हो। और फिर मजबूर किया गया। और मुझे याद है कि जो जाहिद हामिद साहब हैं 6 के 7 दिन के बाद जब हुकूमत ने घुटने उस वक्त तक नहीं टेके, जो भी ऑपरेशन हुआ पुलिस का, फिर बाद में जिस तरह से उन पर अटैक हुआ पलट के, तो फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो के साबिक आर्मी चीफ थे वो आए यहीं पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बड़े चौड़े होके वो बैठे वज़ीर आज़म साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के सामने। और फिर थोड़ी देर के बाद खबर आ गई कि जी जाहिद हामिद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। आखिरकार क्या करती है हुकूमत? इस तरह की हुकूमत, बेबस हुकूमत, ब्लैकमेल होने वाली हुकूमत जिसके हाथ पांव बांध दिए गए थे, तो ऐसी हुकूमत कौन करता? क्या फ़ैसला करती वो हुकूमत? कौन से मुल्क में ऐसी हुकूमत चलती है? वहाँ पे तो इस तरह से बीच में दखल अंदाजी नहीं होती जिस तरीके से उस वक्त हुई। तो यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब बार बार एहतसाब की बात करते हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी उन्हीं बातों को ही दोहराया है कि हम बेबस थे, बेबसी का ही इजहार किया है उन्होंने। बाकी जो एंकर्स हैं वो जितना मर्जी जोर लगा लें, आपने ऐसे नहीं किया तो आपने ऐसे किया, जो जिस जगह पे होता है, जो सिचुएशन देख रहा होता है उसको ज़्यादा पता होता है। तो ये सारी कहने की बातें हैं, किसी पे इल्ज़ाम लगा देना कि जी ये दोगला था, ये मिला हुआ था उनके साथ, ये ऐसी बात नहीं होती। हालात ऐसे हो जाते हैं, बंदा मजबूर होके ही फिर घुटने टेकता है। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।